क्योंकि हम सब नागौर में हैं। ये वो जमीन, वो धरती है जहां के बच्चे, जहां के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सरहद पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान, मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं। केंद्र की सरकार ने क्या किया? एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना। यह अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था, मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था, अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ ये धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं कि जो बात हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है और ना लोगों के जज्बात को उनको मालूम है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। आज इस देश में जो हालात बन गए, जो लोग पहले अमीर थे वो इतने अमीर बन गए और जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो गए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में थी साथियों, 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। आज के हालात क्या हैं? देश की 10% लोगों के पास, देश के 10% लोगों के पास इस भारत की 2/3 संपत्ति है। 66% संपत्ति इस पूरे भारतवर्ष की 10% लोगों के हाथों में चली गई। इस देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, जो बड़े पोर्ट थे, खान थे, उन सबको नीलाम करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? हमारे किसान कौम को लगती है। और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर कोई तोड़ सकता है तो 2 बातें तोड़ सकती हैं। पहली जवानी और दूसरी किसानी। ये देश में, राजस्थान में 70% जनता 35-40 साल से कम है और जवान की कोई जाति नहीं होती। उसको भविष्य की चिंता है, उसमें देशभक्ति के भाव हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और किसान जो धरती माँ का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसी को जाति नहीं है। हम मंडी में जाके खड़े हो जाएं और गेहूं बाजरा हाथ में ले लें, हमको नहीं पता ये गेहूं किसने पैदा किया है, वो किस बिरादरी, किस समाज का, किस जाति का है। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। इसलिए साथियों, इस जहर को खत्म करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। नौजवानों का भविष्य इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नौजवानों के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने भाजपा की सरकार को बहुत चुनौती दी। और मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो, आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं। अरे आंख खोल के देख लो, जनता यहां बैठी है, तुम अकेले आक्रोश करते रहो। ये सब लोग झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर कर, भावना को भड़काकर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त इतने बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम राम सा तो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
आपने लोगों को भ्रमित किया। हिंदू मुसलमान, राम और भगवान और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप भाजपा के साथियों से पूछो कि भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया। कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। आप बोलो भाई बाजार में कुछ सामान लेने जाओ, खाद, पानी, तेल, घी, चाय पत्ती, सब्जी, लाडू, कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, किसी एक नेता ने आके आज तक बोला है कि हम महंगाई पर काबू लेकर आएंगे? किसी एक नेता ने बोला है कि हम महंगाई कम करेंगे? जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे हाय महंगाई डायन मार गई। अब महंगाई नहीं दिखती। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा कर दिया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। राजस्थान में खाद और बीज में ब्लैक होता है, सर्दी में लोग लाइनों में खड़े होते हैं। आप खाद और हमका यूरिया देते नहीं हो, किसान की परवाह आप करते नहीं हो। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि इनकी सरकार को भी और उन सब लोगों को जो किसानों को कमजोर समझते हैं। साथियों, भविष्य में आने वाले समय में अगर किसान संगठित हो गया, अगर नौजवान संगठित हो गया, हर वो ताकत जो तोड़ना जानती है, हर वो ताकत जो अफवाह फैलाना जानती है, हर वो ताकत जो सत्ता में झूठ बोलकर काबिज होना चाहती है, उस ताकत को हराने का दम हम लोग रखते हैं। ये संदेश इस किसान सम्मेलन देना चाहते हैं। किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, लेकिन किसानों के हालात आज क्या हैं? केंद्र की सरकार को 9 साल होने आए। अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति है, उसकी तुलना आप छोटे किसान से करो। जो किसान 2 बीघे में खेती करता है, जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है, उसको अगर एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसको अगर एक बोरिंग करवानी है, उसको अगर एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से कर्जा चाहिए, तो वो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा। फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो, एक बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागता हुआ जाके चेक देके आता है उसको। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस देश का किसान जो पूरी भारतवर्ष की जनता का 130 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 70-75 साल हो गए, आज भी पानी लाने के लिए हमको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है। इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति और ताकत है। जो नौजवान आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारा छोटा भाई रामनिवास जी ने मुझे कहा, पायलट साहब मैं किसान सम्मेलन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहां पर करोगे? उन्होंने कहा परबतसर में करूंगा। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप अकेला सम्मेलन कर लोगे? उन्होंने कहा जैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास करके देखो। और मैं देख रहा हूं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां मौजूद हो। और देखो, जब समय अच्छा होता है ना, तो सारी चीज अपने आप सही हो जाती है। आज से 2 दिन पहले यह घोषणा करी, मैं टेलीविजन देख रहा था, तो टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि 16 तारीख से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इतनी भयंकर सर्दी होने वाली है, शीतलहर होने वाली है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 15 की रात को बहुत ठंड पड़ी है, 16 को हमारे किसान भाई सुबह सुबह काम कर कर सम्मेलन में कैसे आएंगे। लेकिन मैं सुबह जयपुर में जब मैंने आंख खोली, इतना बढ़िया मौसम, इतना नीला आसमान और सूरज था, तो मैंने कहा ये किसान सम्मेलन अति कामयाब होगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान ताकतवर बने,
हमारे बहन बेटियां नौजवान पढ़कर आगे बढ़ सकें। और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूं जो मैं बचपन से सुनता आया था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ सभाओं में जाता था और सभाओं में अक्सर वो बोला करते थे कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठें। गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने में हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। कोई कितना घमंड कर ले, कोई कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हम और आप समझते हैं। आने वाले समय में भी मैं चाहता हूं आपका आशीर्वाद बना रहे। जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सब जानते हो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा। मेरा सौभाग्य था कि मैं कन्याकुमारी में उस दिन था और 7 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने कहा भाई सोने पे सुहागा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी। मैंने कहा राहुल जी को, मैंने कहा मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो यात्रा शुरू करी हम लोगों ने और 18 दिन तक, और ये हेमाराम जी पता नहीं है बैठे, ये कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। हेमाराम जी ने 18 दिन जितनी तेज राहुल गांधी जी चले उससे ज्यादा तेजी से चलते रहे, सुबह और शाम दिन के 25 किलोमीटर चले और वो यात्रा निकाली थी। देश में जो माहौल पैदा हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की जो मुहिम चली है, देश में जो नफरत और टकराव पैदा हुआ है, देश में जो भय का माहौल पैदा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है और लगातार 3200 किलोमीटर चलकर ये संदेश दिया है कि न सिर्फ कांग्रेस जन लेकिन देश का हर नागरिक एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये फैलाना चाहता है और वो महक और खुशबू पूरे देश में आज फैल रही है। आज उनकी यात्रा राजस्थान से निकल गई, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है